अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं ठीक है सेकंड ईयर लेक्चर 10 वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस स्टार्ट करने। अच्छा बेटा, अब जो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है, इसे समझने के लिए हमें व्हाट इज़ जीन को भी समझना लाजमी है। तो वैसे तो मतलब क्या है कि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसके बगैर आपका ये समझना मुमकिन नहीं है। अच्छा बेटा, हम व्हाट इज़ जीन के अंदर जब पढ़ते हैं, दो साइंटिस्ट थे, आर्चीबाल्ड गैविड और विलियम बैटसन। अच्छा, ये ना बेटा दोनों डॉक्टर्स थे। ये ना उन बीमारियों के मुतालिक स्टडी कर रहे थे जो किसके अंदर रन करती हैं, फैमिलीज़ के अंदर। आपने देखा होगा कई किस्म की विरासती बीमारियां, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, और भी कई किस्म की विरासती बीमारियां स्टडी की होंगी। तो वो भी इन्हीं विरासती बीमारियों के मुतालिक मुताला कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने बेटा ये देखा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फैमिलीज़ में रन करती हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे ये प्रोडक्ट हैं किस चीज़ की, रिसेसिव अलील की। आप कहेंगे ये रिसेसिव अलील क्या चीज़ होती है? भाई रिसेसिव अलील कैसे उसे पता लगा रिसेसिव अलील की प्रोडक्ट है? बेटा रिसेसिव अलील की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं वो एक तो आपकी फैमिली के हर मेंबर में नहीं होंगी, अगर वालदैन को हैं तो औलाद में तमाम लोगों को नहीं होगी, कुछ में होंगी कुछ में नहीं होगी। जो डोमिनेंट होती हैं वो तो फिर सबको ज़ाहिर होती है। तो उसने देखा कि ये जो बीमारियां जो स्टडी कर रहा था ना, वो क्या था, ऐसे लगता था वो किसकी प्रोडक्ट है, रिसेसिव अलील की। अच्छा, अब जो ना उसने एक ऐसी ही बीमारी का बताया जिसे क्या कहते हैं, अलकेप्टोनूरिया। अच्छा, अलकेप्टोनूरिया के अंदर बेटा जो पेशेंट है, हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, तो हम मतलब क्या कि समझने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसने ना अलकेप्टोनूरिया के मुतालिक मुताला किया कि ये जो पेशेंट्स हैं ना, इनके यूरिन के अंदर होमोजेनेटिसिक एसिड पैदा होता है। ये एक ठीक है मतलब क्या केमिकल है, होमोजेनेटिसिक एसिड, जिसे कि नॉर्मल लोगों के अंदर तोड़ दिया जाता है, मज़ीद सिंपल कर दिया जाता है, लेकिन इनके अंदर होमोजेनेटिसिक एसिड डिग्रेड नहीं होता, यूरिन के रास्ते वैसे ही खारिज होता है। और ये होमोजेनेटिसिक एसिड जब हवा के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो क्या करता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो बेटा क्या है कि ये जो लोग हैं ये ब्लैक यूरिन पैदा करते हैं। प्रॉब्लम तो मज़ीद भी है, उन्हें हड्डियों के दूसरे मसाइल भी बाद में प्रोड्यूस होते हैं, वो हम वहाँ पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये बेटा क्या है कि ब्लैक यूरिन पैदा करते हैं ये जो पेशेंट हैं। तो उसने बेटा ये कहा कि असल में ना इनके अंदर होमोजेनेटिसिक एसिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम मौजूद नहीं होता इन लोगों के अंदर, अलकेप्टोनूरिया के मरीज़ों में। तो गैविड और बैटसन ने नतीजा निकाला कि जो अक्सर बीमारियां हैं ना, वो किसकी वजह से होती हैं, किसी एंजाइम की कमी की वजह से होती हैं। यानी कि वो एंजाइम जो किसी चीज़ को तोड़ने के लिए दरकार है, उसकी कमी की वजह से कई विरासती बीमारियां पैदा, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सका। कब तक, 1941 तक। तो वहाँ पे फिर आए दो साइंटिस्ट, बीडल और टैटम। इन्होंने बेटा क्या किया, एक फंगस न्यूरोस्पोरा, हेप्लाइड जानदार है, हेप्लाइड जानदार का क्यों इंतखाब किया, क्योंकि इसके अंदर जो भी जीन ख़राब होगा तो उसका साथी जीन मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने बेटा क्या किया, न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स लिए, उनके ऊपर रेडिएशन डाली। उसे उम्मीद थी कि इनमें से कुछ के अंदर तो म्यूटेशन पैदा होंगी, लाजमी नहीं सब में हो जाए कि जिसके ऊपर भी एक्सरेज गिरी है म्यूटेशन हो जाए, लाजमी नहीं है, लेकिन उम्मीद की इसमें कुछ के अंदर तो चलो म्यूटेशन होंगी। अच्छा, अब बेटा जैसे आप हैं या हम हैं, हमें बेटा दो किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक बेटा वो जो हम बाहर से लेते हैं वाइल्ड हालत में या नेचुरल हालत में, वो बेटा चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारा मिनिमल मीडियम कहलाती हैं। और कुछ चीज़ें जो ना क्या होती हैं, हम हमारा जिस्म उन चीज़ों की मदद से खुद बना सकता है, ठीक है। यानी कि दो किस्म के न्यूट्रिएंट आपको चाहिए, एक एसेंशियल जो कि आपने बाहर से लेने हैं, और दूसरे क्या है, नॉन एसेंशियल, वो जिस्म के अंदर खुद बनते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल, ठीक है जी। तो इसी तरह हम दो मीडियम बनाते हैं। मिनिमल कौन सा होगा, जिसके अंदर सिर्फ एसेंशियल न्यूट्रिएंट होंगे, और कंप्लीट मीडियम कौन सा होगा, जिसके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों मौजूद होंगे। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि इन जो स्पोर्स थे ना, इन्हें स्पोर्स को ग्रो किया किसके अंदर बेटा,
जो जिनके ऊपर रेडिएशन डाली थी किसके अंदर बेटा, कंप्लीट मीडियम के अंदर। कंप्लीट मीडियम में क्यों ग्रो किया? वो बेटा ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, चंद सपोज वैसे ही ग्रो ना करें, हम समझेंगे म्यूटेशन की वजह से ग्रो नहीं किया। तो उसने क्या किया कि इन तमाम सपोज को कंप्लीट मीडियम, जिसके अंदर एसेंशियल भी थे, और क्यों कंप्लीट मीडियम में, ताकि अगर उनमें किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो तब भी जो नॉन एसेंशियल यानी कि जो न्यूट्रिएंट थी, अगर कोई नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बनाने की सलाहियत उनमें ख़त्म हो गई है तो कंप्लीट मीडियम में तो वो भी ग्रो करेंगे। अच्छा, तो अब बेटा क्या है, कंप्लीट मीडियम में फिर सब ने यानी कुछ मतलब जो स्पोर्स जिन्होंने ग्रो किया, ठीक है, जब वो कुछ मतलब क्या है कि बड़े हो गए, उनकी डेवलपमेंट कुछ हो गई, तो उन्हें बेटा फिर किसके अंदर शिफ्ट कर दिया उसने, मिनिमल मीडियम के अंदर। ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए कि आया कि इनमें से कुछ के अंदर म्यूटेशन हुई है या नहीं। क्या रिज़ल्ट होगा, जिनके अंदर म्यूटेशन हुई है वो ग्रो नहीं करेंगे, और जिनके अंदर म्यूटेशन नहीं हुई वो ग्रो करेंगे। तो इसमें से कई जो स्पोर्स थे वो ग्रो मज़ीद ना किए। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर म्यूटेशन हुई थी। अब बेटा क्या है कि उसने ना, ठीक है, इस तरीके से म्यूटेशन को चेक किया, फिर उसने ना पिन पॉइंट करने की कोशिश की कि जो म्यूटेशन हुई है किसी के अंदर, भाई हर किसी के अंदर जो म्यूटेशन हुई होगी वो तो क्या हुई होगी, डिफरेंट हुई होगी। तो यही देखना चाहता था कि किसी ख़ास किस्म के स्पोर के अंदर किस चीज़ की कमी वाक़ई हुई है, किस चीज़ की बनाने की सलाहियत क्या हुई है, कम हुई है। इसके लिए बेटा उसने क्या किया, उसने ना वो जो दोबारा जो स्पोर्स के ऊपर रेडिएशन डाली, उन्हें किसके अंदर ग्रो किया, कंप्लीट मीडियम के अंदर ग्रो किया। और फिर बेटा क्या है कि इन बेटा क्या है जो कंप्लीट मीडियम के अंदर जो ग्रो करने वाले स्पोर्स थे, ठीक है, जो इनमें से जो म्यूटेंट थे उन्हें उसने अलहदा किया, म्यूटेंट को अलहदा किया, जिनकी ग्रोथ क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अच्छा, अब उन्होंने बेटा क्या किया कि इन्हें मिनिमल मीडियम प्लस नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अंदर ऐड किया। भाई कमी किस चीज़ की हुई होगी, जो एसेंशियल है वो तो हम बाहर से ले रहे हैं, तो ख़राबी किसके अंदर हुई होगी, नॉन एसेंशियल के अंदर ख़राबी हुई होगी, किसी नॉन एसेंशियल शय के बनाने की सलाहियत उसके अंदर कम हुई होगी। तो उसने ना जो नॉन एसेंशियल चीज़ें जो कि जिसम खुद बनाता था वो भी एक एक करके उनके अंदर डाली। जैसे मिनिमल मीडियम प्लस आर्जिनिन एक मतलब क्या कि स्पोर को दी, दूसरे के अंदर न्यूक्लिक एसिड दी, तीसरे के अंदर राइबो फ्लेविन दी, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट थे एक एक करके डाले, किसके साथ, मिनिमल मीडियम के साथ। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम फ़र्ज़ करते हैं अगर उसके अंदर सलाहियत किस चीज़ के बनाने की कम हुई थी, आर्जिनिन बनाने की सलाहियत कम हुई थी, तो तब बेटा क्या होगा कि वो मिनिमल मीडियम प्लस आर्जिनिन वाले मीडियम के अंदर ग्रो कर जाएगा, बाकी किसी मीडियम में ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि कमी किस चीज़ की हुई थी, आर्जिनिन। जब आर्जिनिन हमने बाहर से दे दी तो यकीनी बात है वो कमी क्या हो गई, दूर हो गई, और वो ग्रो कर पाएगा। अच्छा, अब बेटा क्या है कि एक बेटा क्या है म्यूटेंट जिन्हें उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया, आर्जिनिन म्यूटेंट का नाम दिया, वो बेटा किसके अंदर ग्रो किए, मिनिमल मीडियम प्लस आर्जिनिन के अंदर उन्होंने ग्रो किया। अच्छा, अब बेटा क्या हुआ कि उसने जब तहकीक की किसके ऊपर बेटा, न्यूरोस्पोरा के जीनोम के ऊपर, तो उसे ये पता लगा कि जो आर्जिनिन का जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसके जीन बेटा कितने हैं, 4 जीन हैं। कितने जीन हैं बेटा, 4 जीन हैं, जो कितने क्लस्टर में मौजूद हैं, 3 क्लस्टर में। ये क्लस्टर नंबर 1, क्लस्टर नंबर 2, क्लस्टर नंबर 3, यानी कि जीन ई, जीन एफ, जीन जी और जीन एच, ये 3 क्लस्टर में, यानी कि 2 जीन एक क्लस्टर पे हैं, बाकी 2 अलग-अलग हैं। 4 जीन हैं जो कि कितने क्लस्टर में है, 3 क्लस्टर में। और हर बेटा जीन क्या पैदा करता है, एक एंजाइम पैदा करता है जो इस मेटाबॉलिज्म को मुकम्मल होने में, यानी कि मतलब के ग्लूटामेट को ऑर्निथीन बनने में, ठीक है, एंजाइम ई मदद दे रहा है, एंजाइम एफ ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में तब्दील करने में मदद दे रहा है, एंजाइम जी सिट्रोलिन को आर्जिनोसुक्सिनेट में तब्दील होने में मदद दे रहा है, और एंजाइम एच आर्जिनोसुक्सिनेट को आर्जिनिन में तब्दील होने में मदद दे रहा है। तो उसने कहा कि जो म्यूटेशन हुई है ना, अब आर्जिनिन की कमी हुई है ना उसके अंदर पैदा, तो म्यूटेशन जो हुई है इन 4 में से किसी जीन के अंदर हुई है, एक जगह पे या एक से ज़्यादा जगह पे हुई है, जिसकी वजह से एक जगह पे हो तब भी रिज़ल्ट सेम होगा, एक से
ज़्यादा जगह पे हो तब भी रिज़ल्ट क्या होगा, सेम हो। तो उसने ये कहा कि म्यूटेशन एक जीन में, यानी इन 3 क्लस्टर में से किसी एक जीन में हुई है, जिसकी वजह से आर्जिनिन बनाने की सलाहियत न्यूरोस्पोरा ने खो दी है। इससे उसने ये पता लगा उसे कि जो इन जीन्स होते हैं वो अपने असर को कैसे जाहिर करते हैं, एक एंजाइम को बना के। इसलिए उसने, ठीक है, इस चीज़ को किस चीज़ का नाम दिया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यानी कि मतलब क्या हुआ कि एक जीन अपना असर जाहिर करता है एक एंजाइम बना के। लेकिन बेटा आपको ये तो पता है कि जो तमाम जो बेटा क्या है कि जो जीन हैं, ठीक है, वो अब कई प्रोटीनें ऐसी हैं जो कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर मुश्तमिल हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, कितनी चेन है, 4। अब आया कि जो चारों की चारों चेन है वो एक ही जीन बनाता है या मुख्तलिफ जीन बनाते हैं, इसके ऊपर साइंटिस्ट तहकीक करने लगे। तो बाद में बेटा ये पता चला कि जो एक जीन है वो बेटा क्या है कि वो क्या करता है कि वो कोड करता है किसके लिए, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। किसके लिए बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। तो फिर बेटा क्या है कि इस चीज़ को चेंज कर दिया गया, इस नज़रिए को चेंज कर दिया गया और किस चीज़ का नाम दिया गया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। यानी कि एक, फिर यही पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके क्या बना देंगे, फिर बाद में प्रोटीन ही उन्होंने बनानी है। लेकिन एक जीन क्या करता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के में मदद देता है। यानी कि अगर वो सिंगल चेन वाली प्रोटीन है तो पूरी प्रोटीन बना देगा, अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन वाली प्रोटीन है तो एक जीन क्या बनाएगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनाएगा। ठीक है, तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये बेटा क्या कि आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अल्लाह हाफ़िज़।